जय जोहार साथियों। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब की राष्ट्रव्यापी मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो परिवर्तन यात्रा महाराष्ट्र के वर्धा जिले में आ पहुंची। इस वक्त उन्होंने देश भर में चल रहे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर मार्गदर्शन किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इन तमाम संगठनों के माध्यम से 9 अप्रैल 2025 को जो राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन होने जा रहा है, उसके तैयारी के अंतर्गत आज सावित्रीबाई फुले उद्यान, तक्षशिला नगर, मास्टर कॉलोनी सावंगी, बोरगांव रोड वर्धा, यहाँ पर आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथियों, इस कार्यक्रम के लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं, वो विषय है भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से समस्त चुनाव कराने के लिए एक विषय है। दूसरा विषय है भारत ओबीसी की जाति आधारित एवं सभी जाति समूहों की जाति आधारित गिनती कराने के लिए। तीसरा विषय है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा मूल निवासी महापुरुषों की घोर अपमानना करने के विरोध में। ऐसे 3 विषय आज चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। तमाम विषयों पर पहले तमाम वक्ताओं के द्वारा अपने विचार आप लोगों के सामने व्यक्त किए गए हैं। उन सभी बातों को टालते हुए कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। साथियों, 1848 से लेकर 1956 तक हमारे महापुरुषों के द्वारा 108 साल का संघर्ष किया गया। 108 साल का संघर्ष कोई सामान्य समय नहीं है, बहुत लंबा समय है। और इस लंबे समय में अर्थात 108 साल में जो संघर्ष, जो आंदोलन हमारे महापुरुषों के द्वारा लड़ा गया, संघर्ष किया गया, उसके बदौलत हमारे महापुरुषों के द्वारा हमें एक महत्वपूर्ण अधिकार, वोट का अधिकार हासिल करने में वो कामयाब हुए। इस आंदोलन के बदौलत हमारे महापुरुषों को वोट का अधिकार मिला। उन्होंने वोट का अधिकार हम लोगों को दिलाने में कामयाबी हासिल की। आप लोग इस बात से हैरान हो सकते हैं, 108 साल के संघर्ष के बदौलत जो वोट का अधिकार हमारे महापुरुषों के द्वारा हमें हासिल करवाया गया, उससे हमारे महापुरुष संतुष्ट हुए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वोट का अधिकार कितना महत्वपूर्ण और मूल्यवान अधिकार है। इस अधिकार को हासिल करने की वजह से हमारे महापुरुष संतुष्ट हुए थे। तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वोट का एकमात्र अधिकार ऐसा है जिसके द्वारा इस देश में
मूल निवासी बहुजन समाज के लोग आज़ाद भारत में शासक वर्ग में परिवर्तित हो सकते हैं। वोट के अधिकार की वजह से महापुरुषों के द्वारा संतुष्ट होने की वजह ये थी, वो ऐसा मानते थे कि हमें वोट के अधिकार के द्वारा आज़ाद भारत में शासक वर्ग बन सकते हैं। कितने हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग तो बहुत दूर की बात है, कितने हमारे पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ में आती है कि वोट का अधिकार शासक वर्ग बनने का अधिकार है। वोट का अधिकार कोई सामान्य अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार शासक वर्ग बनने का अधिकार है। तो शासक वर्ग अपने आप नहीं बना जा सकता। शासक वर्ग जो है अपने आप नहीं बना जा सकता, या जो हमारे शत्रु है या विरोधी लोग है वो संगठित होकर हमें शासक वर्ग नहीं बना सकते। तो शासक वर्ग कैसे बना जा सकता है, इसे भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। साथियों, शासक वर्ग बनने के लिए भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के तहत बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा संविधान में हमें आर्टिकल 19 के तहत अधिकार बहाल किया गया। हमारे पढ़े लिखे लोग संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा, संविधान लिखा, संविधान लिखा, ऐसी बार बार बातें करते रहते हैं। बात सही भी है कि संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा, मगर उसमें सबसे मूल्यवान बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, वो वोट का अधिकार है। ये बात हमारे लोगों को आज तक भी समझ में नहीं आई, क्योंकि हम लोग वोट के अधिकार का, क्योंकि इस देश में 100 में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो इस देश में 85% लोग हैं। तो ये जो 85% लोग हैं, अगर हम लोगों को केंद्र की सत्ता पर कब्जा हासिल करना है तो 40% वोटों के आधार पर केंद्र की सत्ता में नियंत्रण हासिल किया जा सकता है। हमारे लोगों के पास 85% वोट है। इसका मतलब ये है 85% का जो 50% अगर निकाला जाए तो 42.5% होता है। इससे भी कम संख्या में केंद्र की सत्ता पर हमारे लोग काबिज हो सकते हैं। तो इसलिए ये कैसे होगा, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। ये कैसे होगा, पहले के समय में जो राजा हुआ करते थे वो बहुत भारी लड़ाई लड़ा करते थे, बहुत ज्यादा खून खराबा होता था, तलवारें चलती थी और बहुत ज्यादा खून खराबा होता था। उसके बाद जो विजयी होता था वो राजा होता था। परंतु 26 जनवरी 1950 को जो संविधान देश में लागू हुआ, उस संविधान में ही ये अधिकार बहाल किया गया। आर्टिकल 19 के तहत हमारे लोगों को संगठन बनाने का, संगठन चलाने का, संगठन का संचालन करने का, प्रचार करने का, प्रसार करने का, अपनी विचारधारा का विकास करने का,
और उसका प्रचार करने का ये अधिकार आर्टिकल 19 के तहत हमारे लोगों को भारत के संविधान के तहत उपलब्ध हुआ, हासिल हुआ। और ये अधिकार जो हमें आर्टिकल 19 के द्वारा उपलब्ध हुआ, ये अधिकार उपलब्ध होने मात्र से मान लो संगठन बनाने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हम लोगों को बहाल हुआ, मिला, या हमारे महापुरुषों ने हमें दिलवाया, तो दिलवाने मात्र से संगठन नहीं बनता है। ये एक संवैधानिक अधिकार है, या इस तरह का अधिकार राजाशाही के अंतर्गत हम लोगों को नहीं था, या इस देश में जो शूद्र अतिशूद्र थे, अगर हम भारत की ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर का अध्ययन करें तो वर्ण सिस्टम में जो चौथे वर्ण का व्यक्ति है शूद्र, वो चौथे वर्ण का व्यक्ति जो शूद्र है वो आज के तारीख में कौन है, ये जानकारी भी पूरी तरह से हमारे देश में लोगों को मालूम नहीं है। चौथे वर्ण का जो शूद्र है वो व्यक्ति, वो समूह आज के तारीख में ओबीसी का वर्ग है। ओबीसी का वर्ग शूद्र वर्ग है। बहुत सारे ओबीसी के लोगों को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता कि ओबीसी के लोग शूद्र वर्ग के लोग हैं, तो ये कोई वामन मेश्राम ने उनको शूद्र नहीं बनाया। जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है वर्ण सिस्टम का, तो ये ब्राह्मणों ने जो चौथा वर्ण है शूद्र, ये वास्तव में आज के तारीख का जो शूद्र वर्ण है वो आज के तारीख का ओबीसी वर्ग है। यही बात महात्मा ज्योतिराव फुले कहा करते थे। महात्मा ज्योतिराव फुले को यह बात जानकारी थी। बाबा साहब अम्बेडकर को तो ज्योतिराव फुले के पहले नहीं तो बहुत बाद में बाबा साहब अम्बेडकर को जानकारी हुई, मगर ज्योतिराव फुले को आधुनिक भारत में जो पिछड़े वर्ग के ओबीसी के थे, माली जाति के थे, उन्होंने सबसे पहले इस बात को स्वीकार किया कि वर्णा सिस्टम में जो शूद्र वर्ग है वो आज के तारीख का ओबीसी वर्ग है, और जो शेड्यूल कास्ट का वर्ग है वो शूद्र नहीं है, वो अछूत है। ये जो तमाम पढ़े लिखे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये शेड्यूल कास्ट के बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी ये जानकारी ठीक से नहीं है। बहुत सारे पढ़े लिखे शेड्यूल कास्ट के लोग ये मानते हैं कि वो शूद्र है, मगर शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत है। अछूत में और शूद्र में क्या फर्क है? तो शूद्र वर्ण सिस्टम में चौथा वर्ण है, और अछूत जो है ये पांचवें वर्ण के लोग हैं। इसे बाबा साहब अम्बेडकर ने आउटकास्ट भी कहा। आउटकास्ट का मतलब होता है वर्ण बाह्य, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग। तो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं ये वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, और ब्राह्मण धर्म के अनुसार अछूत लोग हैं। और बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किताबें लिखी, लिटरेचर लिखा, उसमें उन्होंने ये लिखा कि जो बुद्धिस्ट लोग थे, जो ब्राह्मणों का वर्चस्व स्वीकार नहीं करते थे, जब ब्राह्मणों को मौका मिला तो ब्राह्मणों ने समस्त बुद्धिस्ट लोगों को बहिष्कृत किया, और बहिष्कृत करने की वजह से बाद में बहिष्कृत करने की वजह से ये लोग अछूत बनाए गए। ब्राह्मणों ने ये सारा षड्यंत्र देश में किया। ये बात भी आप लोगों को हैरान करने वाली लग सकती है कि जिनकी संख्या 3.5% है, वो 3.5% लोग ऐसा करने में कामयाब कैसे हो सकते हैं? राजे रजवाड़े लोग जो हुआ करते थे
सत्ताधारी लोग हुआ करते थे, जिनके नियंत्रण में सत्ता हुआ करती थी, संपत्ति हुआ करती थी, सभी प्रकार के साधन हुआ करते थे, उन साधनों पर नियंत्रण करने के आधार पर उन्होंने ये करने में कामयाबी हासिल की थी। ये बात हम लोगों को ठीक से समझना होगा। अगर आप लोगों को ठीक से ये समझना है तो बाबा साहब आम्बेडकर ने हू इज द शूद्र नाम का जो ग्रंथ बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा, वो ओबीसी के लिए लिखा हुआ है। और चौथे वर्ण के लिए लिखा हुआ है। और रहा शेड्यूल कास्ट के लिए लिखा हुआ तो अनटचेबल नाम का ग्रंथ बाबा साहब आम्बेडकर ने अछूतों के लिए लिखा हुआ है। ये अलग है। तो अभी हमारे पढ़े लिखे लोगों को शूद्र और अनटचेबल का जो फर्क है, वो तमाम पढ़े लिखे लोगों को, सभी लोगों को ये बात समझ में आती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मगर शूद्र और अनटचेबल में फर्क है। शूद्र जो है वो टचेबल है, शेड्यूल कास्ट टचेबल नहीं है। शेड्यूल कास्ट जो है अनटचेबल है। और इस तरह से शूद्र और अनटचेबल ये सारे लोग मिलाकर 6000 जाति के टुकड़े बनाए गए। ब्राह्मणों ने इन लोगों के 6000 जाति के टुकड़े बनाए। अगर आज आप कोई संगठित शक्ति निर्माण करना चाहते हो जिसके बदौलत किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं है, अगर आप इस देश में कोई परिवर्तन करना चाहते हो तो परिवर्तन करने के लिए 6000 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए लोगों को जगाना होगा, जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा, जोड़े हुए लोगों के संगठित शक्ति निर्माण करना होगा और संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग परिवर्तन करने के लिए करना होगा। और ये प्रयोग विवेक पूर्ण तरीके से करना होगा। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि ये संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग विवेक पूर्ण तरीके से करना होगा, विचार पूर्वक तरीके से करना होगा। तो ये बात जो है ये सामान्य बात नहीं है। मैं अपने उम्र की 19 साल की उम्र थी मेरी, तब से मैं ये काम कर रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 68 रनिंग चल रही, तो लगभग राउंड अबाउट 50 साल हो गया। इतना लंबा समय लगाकर 32 राज्यों के 625 जिलों में और 3000 से ज्यादा तहसीलों में और कई हजार से ज्यादा गांव इलाकों में, गांवों में हम लोगों ने संगठन खड़ा किया है, विशाल संगठन बनाया हुआ है। ये संगठन की जो शाखाएं हैं, केवल ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर जो स्टेट है, जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्टेट है, वो अगर छोड़ दिए जाए तो सारे देश के राज्यों में संगठन का विस्तार किया जा चुका है। मैं अपने जीवन के 50 साल इस काम में लगाए हुए हैं। मैंने जैसे ही मुझे नौकरी मिली, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब मिला, और जॉब मिलने के बाद मैं जब नौकरी में ज्वाइन हुआ, ज्वाइन होने के बाद, ज्वाइन करने के बाद में वहाँ हमारे सुपरवाइजर ने मुझे, एक सीनियर जो शेड्यूल कास्ट का आदमी था, उसके नीचे मुझे ट्रेनिंग देने के लिए रखा। वो जो ट्रेनिंग देने के लिए जिसके नीचे मुझे रखा था, वो व्यक्ति 10 बजे से 6 बजे तक मुझे डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग देता था और 6 बजे के बाद वानसेप की मीटिंग में लेके जाता था। यानी मेरी 2 ट्रेनिंग होती थी। एक ट्रेनिंग तो डिपार्टमेंटल होती थी और दूसरी जो है वानसेप की ट्रेनिंग होती थी। तो पहले ही दिन वो मुझे वानसेप के मीटिंग में लेके गया और उसके बाद फिर मैं लगातार ट्रेनिंग में जाता रहा और लगातार संगठन में जाता रहा
और अपने आप को इस काम के लिए तैयार किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये काम ऐसा नहीं है कि नौकरी करके किया जा सकता है, तो मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर फिर मैं पूर्णकालीन कार्यकर्ता बना, और पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनकर कई सालों तक पूर्णकालीन कार्यकर्ता काम करते करते 2000 में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो 2000 से अभी 2025 चल रहा है, तो लगभग 26 साल हो गए। तो 140 जिलों में संगठन था, तो ये अभी 625 जिलों में हमने संगठन का विस्तार किया, इतना बड़ा संगठन बनाया। और इस संगठन शक्ति के आधार पर हम लोग, संगठन शक्ति के आधार पर जो आज ईवीएम के माध्यम से जो वोट का अधिकार छीनने का षड्यंत्र किया जा रहा है, अगर वोट का अधिकार छीन लिया जाता है तो वोट के अधिकार पर इस देश में हम लोग संगठित शक्ति का निर्माण कर सकते हैं, राज्य सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, और इस शक्ति का उपयोग और प्रयोग भारत का संविधान अमल में लाने के लिए कर सकते हैं। कांग्रेस के लोग भारत के संविधान पर अमल करेंगे, ऐसा सोचना गलत है। कांग्रेस के लोग मंच पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी थोड़ा बुरा लग सकता है, मगर आखिर सच तो बोलना पड़ता है। कांग्रेस के लोगों ने कभी, कांग्रेस के लोग आज क्या कहते हैं, बीजेपी के लोग बुरे हैं। कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं, बीजेपी के लोग बुरे हैं। और हमारे लोगों को भी ऐसा लगता है कि नहीं, बीजेपी के लोग बुरे हैं। जब हमारे लोग केवल बीजेपी के लोगों को बुरा कहते हैं, तब हमारे लोगों को लगता है कांग्रेस के लोग थोड़ा सा ठीक है। हमारे लोगों को लगता नहीं, थोड़ा सा कांग्रेस के लोग ठीक है। साथियों, कांग्रेस इज अ हिडन एनिमी एंड वो बीजेपी इज ओपन एनिमी, एंड हिडन एनिमी इज ऑलवेज डेंजर देन ओपन एनिमी। जो छुपा हुआ दुश्मन होता है वो खुले दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा खतरनाक है, और ज्यादा खतरनाक इसलिए भी है कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के सबसे ज्यादा लोग गधे अगर किसी ने बनाए हैं तो कांग्रेस ने बनाए। कांग्रेस की वजह से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग गधे बने, और इनको गधे बनाने में कांग्रेस के लोग कामयाब हुए हैं। उनके हाथ में जो है एक सेकुलरिज्म का स्लोगन दिया हुआ है, किया कुछ नहीं है। राज तो उन्होंने ब्राह्मणों का स्थापित किया, विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया कांग्रेस ने, कार्यपालिका में आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारियों पर कब्जा किया ब्राह्मणों ने। इतना काम तो बीजेपी वाले नहीं कर पाए। जो काम कांग्रेस ने करवाया वो काम बीजेपी वाले नहीं कर पाए। बीजेपी वाले की औकात भी नहीं है ऐसा करने की जितना कांग्रेस ने किया। ब्राह्मणों का जितना मजबूत काम कांग्रेस ने किया उतना बीजेपी वालों ने नहीं किया। बीजेपी वाले कर भी नहीं सकते, बीजेपी वालों की इतनी औकात नहीं है। तो विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, जिसमें आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारी है। तीसरा है न्यायपालिका, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। और चौथा है मीडिया। ये मीडिया 4 प्रकार का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया और वोकल मीडिया। जैसे मैं भाषण कर रहा हूँ, ये वोकल मीडिया। जैसे मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरी महाराज, ओझा महाराज, ख्वाजा महाराज, राजा महाराज, एनेनीधर महाराज, बचाकुशा महाराज, ये डेली हमारे लोगों को प्रवचन देकर गधा बनाते रहते हैं, और हमारे लोग वो सुनते रहते हैं। ये सारे के सारे वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं। वर्ण व्यवस्था की वजह से जाति व्यवस्था इस देश में निर्माण हुई, मजबूत हुई, और इसी वजह से अस्पृश्यता निर्माण हुई, आदिवासियों का सेग्रीगेशन हुआ, महिलाओं की दास्ता हुई, गुलामी हुई। ये सारा का सारा वहीं से निकला हुआ। और सबसे भयंकर बात अगर इन लोगों ने की, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है? आपसी समझदारी।
आपसी समझदारी का मतलब क्या है? कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। ये इन लोगों का आपस में एक मिला जुला अंडरस्टैंडिंग का खेल है। इसके बारे में इनका बहुत ज्यादा विवाद नहीं है। और कभी उन्होंने ऐसा प्रयास नहीं किया कि अगर कांग्रेस को बहुमत मिला तो बीजेपी वालों ने उनको सरकार बनने नहीं दिया, या कांग्रेस बीजेपी वालों ने कांग्रेस की सरकार बनने नहीं दिया, कांग्रेस वालों ने बीजेपी की सरकार बनने नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा उन्होंने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करने की कोशिश की, संसद में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करने की कोशिश की, और हमारी मौलिक समस्याओं को संसद में बहुत बड़े पैमाने पर उछालने का काम किया। ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक बात निश्चित है कि बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू के नाम पर, दोनों कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दोनों हम लोगों को हिंदू मानते हैं। कितने लोगों को पता है भारत का संविधान शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट कहता है, शेड्यूल ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब कहता है, आदिवासी को शेड्यूल ट्राइब कहता है, अछूतों को शेड्यूल कास्ट कहता है, शूद्र को ओबीसी कहता है भारत का संविधान। मगर कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कहते हैं ये दोनों हिंदू है, ये सारे एससी एसटी ओबीसी हिंदू है। कांग्रेस के लोग भी हिंदू कहते हैं, बीजेपी के लोग भी हिंदू कहते हैं। हिंदू के नाम पर भारत के संविधान में एससी एसटी ओबीसी को किसी को कोई अधिकार नहीं है। कितने लोगों को पता है भारत के संविधान में हिंदू के नाम पर कोई अधिकार नहीं मिला है? आप लोगों को जो अधिकार मिला है वो शेड्यूल कास्ट के नाम पर मिला हुआ है, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर मिला हुआ है, ओबीसी के नाम पर मिला हुआ है। जिन लोगों को फुले शाह आंबेडकर के आंदोलन की लड़ाई का अभ्यास है, अध्ययन है, वो लोग, ये जो नाम है ना एससी एसटी ओबीसी, ये सारे हमारे आंदोलन के बदौलत मिले हुए नाम है। इसके इतिहास में कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। तो इस तरह से साथियों, ये हम लोगों को संवैधानिक अधिकार मिलने मात्र से अमल नहीं होता, अमल करना पड़ता है। और अमल करने के लिए क्या करना पड़ता है? अमल करने के लिए कांग्रेस के लोगों को अगर आप दया भावना से मांग करते हो तो अमल नहीं करेंगे, बीजेपी के लोगों को दया भावना से मांग करते हो तो अमल नहीं करेंगे। तो अमल होगा, अमल कब होगा? अमल जो है वो अपने संगठित शक्ति के बल पर होगा। इसको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। कांग्रेस के अंदर या बीजेपी के अंदर हम लोग केवल पिछलग्गू है। पिछलग्गू समझते हैं? पीछे 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 चलने वाले पिछलग्गू। सत्ताधारी वर्ग वो होता है जो फैसले करता है। तो पिछलग्गू लोगों के पास फैसला करने का अधिकार नहीं होता है। उनको तो बहुत सारे हमारे एमएलए एमपी लोगों को पता नहीं होता क्या फैसले हो रहे हैं, बीजेपी के वर्किंग कमेटी में क्या फैसले हो रहे हैं, कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में क्या फैसले हो रहे हैं, हमारे लोगों को पता नहीं होता। कर्नाटक के एक शेड्यूल कास्ट के आदमी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। कर्नाटक के एक आदमी को अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कौन सा मौलिक अंतर आ गया कांग्रेस में? ऐसा हम महसूस कर सकते हैं कि कांग्रेस में कोई बहुत बड़ा मौलिक अंतर आ गया? ऐसा नहीं कहा जा सकता। मैं व्यक्तिगत रूप से टीका टिप्पणी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिद्धांत के आधार पर बोल रहा हूं। कांग्रेस में और हमारे बीच में सैद्धांतिक लड़ाई का मामला है, कोई निजी लढाई का मामला नाही आहे। म्हणजे आपल्या ग्रामीण भागामध्ये जर बोलायचं झालं तर काँग्रेसच्या लोकांचं आणि वामन मेश्रामचं काही धुऱ्याला धुरा लागलेलं नाही। आपल्या ग्रामीण भागात बोलायचं झालं तर धुऱ्याला धुरा लागलेलं नाही आहे।
माझे ढोरडंगर त्याच्या शेतात जाऊन चरतात आणि त्याचे ढोरेडंगर माझ्या शेतात येऊन चरतात आणि त्याच्यामुळे वामन मेश्रामचं काँग्रेसच्या लोकांचं भांडण आहे, असं काही नाही. सैद्धांतिक लढाई आहे. बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा जिवंत होते त्यावेळेस सुद्धा ही लढाई होती. किती लोकांना माहित आहे बाबासाहेब आंबेडकरांनी 400 पेजेसचा काँग्रेसच्या बाबतीत एक ग्रंथच लिहिलाय. व्हॉट गांधी अँड काँग्रेस हॅव डन टू अनटचेबल. 400 पेजेसचा की काँग्रेसनं आमच्या लोकांबरोबर किती वाईट केलंय याच्यावर 400 पेजेसचा एक मोठा ग्रंथच लिहिलाय. आणि तो ग्रंथ जेव्हा गांधीजींनी वाचला, तेव्हा गांधीजींनी काही लोकांना सांगितलं, अरे ह्याचं उत्तर दे रे बाबा, हे फार भयानक आहे. अनेक लोकांनी गांधीजींनी सांगितलं, अनेक लोकांनी लिहिण्याचा प्रयत्न केला, परंतु बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स दिले होते त्याचं कोणीही उत्तर देऊ शकलं नाही. तेव्हा मला सांगण्याचा मुद्दा असा की आपल्याला आपले संविधानामध्ये जे हक्क आणि अधिकार लिहिण्यात आलेले आहेत, लिखे हुए अधिकार है, वो अपने आप अमल में आने वाले नहीं है. हमें अपनी संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा. इसलिए मैं सबसे ज्यादा इस बात पर जोर देता हूं कि हमें अपनी संगठित शक्ति निर्माण करनी होगी. पिछलग्गू बनने का काम हमारे लोगों ने किया, हमारे पुरखों ने किया. उनको ज्यादा समझदारी नहीं थी या ज्यादा समझ में नहीं आता था. उन लोगों के द्वारा ऐसा काम किया गया हो सकता है, मगर हम लोगों को अपने बल पर संगठित शक्ति का निर्माण करना चाहिए. इस काम में हम लगे हुए, डेली लगे हुए. ये आज सभा वर्धा में हो रही है, ऐसी डेली हो रही है, सारे देश भर में हो रही है. अभी कुछ दिन के बाद में मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगा, फिर बिहार जाऊंगा, सारे देश भर में 32 राज्य है, जिसमें केवल बांग्लादेश और ब्रह्मदेश के बॉर्डर के 5 जो स्टेट है वही खाली है. और उसको मुझे संगठित करने की जरूरत नहीं है. जब हमारा ये 9 तारीख को, 9 अप्रैल को और 1 जुलाई को आंदोलन होगा, तो इस आंदोलन के वजह से ही वहाँ के लोग पहल करके वहाँ भी संगठन खड़ा कर देंगे. सोशल मीडिया में जब ये बहुत ज़्यादा फैलेगा और सारे देश के लोगों को ये आंदोलन पता चलेगा, तो वहाँ के स्टेट के लोग हमसे संपर्क करेंगे कि हमारे यहाँ क्यों नहीं इस बात को फैलाया गया. अब इतना बड़ा संगठन शक्ति का निर्माण हुआ है, छोटा मोटा नहीं हुआ है. इस काम के लिए काशीराम जी की जिंदगी लगी, इस काम के लिए तीना भाना जी की जिंदगी लगी, इस काम के लिए खापर्डे साहब की जिंदगी लगी. अभी मेरी 68 साल की उम्र है, तो मेरी भी जिंदगी लगभग लग चुकी है. एक छोटा मोटा काम नहीं है ये बहुत लंबा काम है. बहुत लंबे देर से इस बात को चलाया जा रहा है और कोई निजी मकसद के लिए ये काम नहीं चल रहा है. कोई निजी लड़ाई नहीं है, निजी मकसद नहीं है कि हम लोगों को कोई निजी चीज़ें चाहिए, इसके लिए नहीं. हमारे संविधान में जो हमारे अधिकार लिखे हुए हैं, वो अधिकार लिखे हुए हैं, वो मिल नहीं रहे, अपने आप मिलने वाले नहीं है, लेने हों. आज भी कई ऐसी जगह हैं जहां हमारे लोगों को वोट का अधिकार है, मगर वोट का अधिकार करने नहीं देते. ताकतवर लोग हमारे लोगों को वोट का अधिकार करने नहीं देते और उनका वोट कोई और ही डाल के आ जाता है. ऐसे देश में हालात है. तो काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूँ. हम संगठित शक्ति के द्वारा ये काम कर रहे हैं, तो हमारे पास डाटा है, उसके आधार पर ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. इसलिए साथियों, हमें संगठित शक्ति निर्माण करने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए. और संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए क्या करना होगा? संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर संगठन खड़ा करना चाहिए, फिर तहसील लेवल पर संगठन खड़ा करना चाहिए, हमें ब्लॉक लेवल पर संगठन खड़ा करना चाहिए, हमें ब्लॉक के नीचे ग्राम पंचायत लेवल पर संगठन खड़ा करना चाहिए, ग्राम पंचायत के नीचे ग्राम यानी गांव में संगठन खड़ा करना चाहिए, गांव के नीचे जो है हम लोगों को संगठन खड़ा करने के लिए काम करना चाहिए. और इस तरह से जब हम इस तरह से संगठन खड़ा कर सकते हैं छोटे इकाई का,
शेड्यूल कास्ट मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नॉमेडिक ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी, इनसे धर्म परिवर्तित मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ऐसे 14 सामाजिक समूहों के लोग हैं और 15 लाख गांव है। 15 लाख इंटू 14 लाख, अगर ये आंकड़े हम तैयार करें तो ये 2 करोड़ के लगभग सामाजिक समूह बनते हैं। छोटे छोटे सामाजिक समूहों की हम लोग संगठन बना सकते हैं और अगर एक सामाजिक समूह में 10 लोगों को इकट्ठा करें तो ये लगभग 2 करोड़ इंटू 10 20 करोड़, अगर 20 करते हैं 40 करोड़, अगर 25 करते हैं तो 50 करोड़। आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की थी और क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने लोगों को कहा था भारत छोड़ो। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में 3 करोड़ लोगों को गांधी जी ने मैदान में उतारा था, तो अंग्रेज लोग भारत छोड़कर चले गए। 3 करोड़ लोगों को गांधी जी ने मैदान में उतारा था, तो अंग्रेज लोग उसके बाद भारत छोड़कर चले गए। हम लोगों को आज भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा है, सारी व्यवस्था पर ब्राह्मणों का कब्जा है, सारी ताकत उनके नियंत्रण में है, सभी प्रकार की राजनीतिक ताकत उनके नियंत्रण में है, सभी प्रकार की संवैधानिक संस्थाएं उनके नियंत्रण में है, आर्थिक रिसोर्सेस उनके नियंत्रण में है, सभी संसाधनों पर उनका कब्जा है। ये सारी बातों का वो हम लोगों को गुलाम बनाए रखने में इस्तेमाल करते हैं। तो सामान्य लड़ाई नहीं है, मगर एकमात्र उपाय है, अगर हम संगठित शक्ति का निर्माण करते हैं तो हम समाधान कर सकते हैं, इस गुलामी को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम लोग बाजी हार चुके, गलत बात है, हम लोग सारी बाजी हार चुके, ऐसा बात सही नहीं है। हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, वो है संगठित शक्ति का निर्माण करना। ये हमको करना चाहिए। आप लोगों को गांव-गांव में, ब्लॉक में और नीचे बूथ लेवल तक संगठन खड़ा करने का और बूथ से नीचे सामाजिक समूहों का संगठन खड़ा करने का काम हम लोग करोगे। ये हम लोगों टाइम बाउंड कार्यक्रम बनाया है, 2030 तक ये बनाना है। अभी 2025 चल रहा है, 2030 बहुत लंबा नहीं है। अगर कोई बुजुर्ग आदमी मेरी बात सुन रहा है तो वो भी बोलेगा अगर 30 तक है, 30 तक तो मैं भी मरूंगा नहीं, मैं भी जिंदा ही रह के देखना चाहता हूँ, तो वो भी देख सकता है। क्योंकि अभी बहुत लंबा समय लगाकर हम लोगों ने ये किया हुआ है, ये ताकत पैदा की हुई है, अभी ज़्यादा समय नहीं है। तो इसलिए आने वाले 9 अप्रैल को अगर आप ताकत लगा देते हो, तो लोग तो हमारे है ही है, लोग हमारे हैं, हमारे पास संगठन शक्ति नहीं थी। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि संगठन शक्ति नहीं है, अब तो हमारे पास बहुत विशाल संगठन है। और इसलिए बहुत विशाल संगठन है तो इतना लंबा जिंदगी का समय लगाने की वजह से है। इसलिए आप लोगों के साथ सहयोग और समर्थन की जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले 4-5 साल में, 5-6 साल में, ज़्यादा समय नहीं है, ये हम लोग कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये कामयाबी हासिल करने के लिए जैसा मैंने आपको कहा वैसा आप करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।